नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिशा। चलिए शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। बता दें, एमपी में दोपहर 3 बजे तक 54.03% मतदान रिकॉर्ड हुआ है। राजगढ़ में 63.69% मतदान, गुना में 60.16% मतदान हुआ है। वहीं बैतूल लोकसभा सीट की बात करें तो 59.63% मतदान बैतूल में हुआ। विदिशा में 59.87% मतदान, सागर में 53.08% मतदान, भोपाल में 50.16% मतदान, ग्वालियर लोकसभा सीट में 49.60% मतदान हुआ है। मुरैना लोकसभा सीट की बात कर ले तो मुरैना में 48.23% मतदान हुआ है और आखिर में भिंड लोकसभा सीट पर 44.18% मतदान रिकॉर्ड हुआ है। तो देखिए, अब मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर आज तीसरे चरण की वोटिंग जारी है। चलिए राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ में दोपहर 3 बजे तक 58.19% मतदान अभी तक रिकॉर्ड हुआ है। छत्तीसगढ़ में आखिरी चरण का मतदान आज हो रहा है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान सुबह से जारी है। बिलासपुर लोकसभा सीट पर 50.76% मतदान हुआ है। दुर्ग लोकसभा सीट में 58.06% मतदान रिकॉर्ड हुआ है। वहीं जांजगीर चांपा लोकसभा सीट में 55.38% मतदान हुआ। कोरबा लोकसभा में 62.14% मतदान, रायगढ़ में 67.87% मतदान। रायपुर लोकसभा सीट की बात कर ले तो रायपुर लोकसभा सीट में 51.66% मतदान रिकॉर्ड हुआ है। सरगुजा लोकसभा में 3 बजे तक 65.31% मतदान रिकॉर्ड हुआ है। तो ये मतदान के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज तीसरे चरण यानी कि आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है। सुबह 6 बजे से वोटिंग जारी है 7 लोकसभा सीटों पर छत्तीसगढ़ की, और अभी यानी कि 3 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज इन 7 लोकसभा सीटों पर जितनी हुई है उसका रिकॉर्ड हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगली खबर ग्वालियर से। बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने नाराजगी जाहिर की है। बुजुर्ग वोटर को मतदान केंद्र से लौटाने पर प्रवीण पाठक नाराज हुए। मोबाइल लेकर मतदान केंद्र ये बुजुर्ग वोटर पहुंचा था और बुजुर्ग वोटर को मतदान केंद्र से वापस लौटा दिया गया, जिस बात पर प्रवीण पाठक, कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक नाराज हो गए। सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के सुरक्षा कर्मी से इस दौरान प्रवीण पाठक की बहस भी हुई। ग्वालियर के आमखो में बने मतदान केंद्र का ये मामला है, जहां पर एक बुजुर्ग वोटर मोबाइल फोन लेकर मतदान केंद्र पहुंचा और सीआरपीएफ के जवान जो मतदान केंद्र पर तैनात थे, सुरक्षा के चलते और रूल्स के चलते इस बुजुर्ग वोटर को मोबाइल फोन रखने की वजह से मतदान केंद्र से वापस लौटा दिया गया, जिसकी वजह से प्रवीण पाठक ने नाराजगी जताई है। प्रवीण पाठक जो कि कांग्रेस प्रत्याशी है, इस पर नाराजगी जताते हुए सीआरपीएफ के जवानों से इस दौरान उनकी बहस भी हुई। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में एमपी की 9 सीटों पर वोटिंग की जा रही है, जिसमें विदिशा संसदीय सीट भी शामिल है। विदिशा की सांची, सिलवानी और भोजपुर विधानसभा में मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंच रही हैं। तंत्र के महापर्व का आज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। विदिशा संसदीय क्षेत्र में जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र भी आते हैं, जिसमें सांची, सिलवानी और भोजपुर शामिल हैं। इस वक्त हम खड़े हैं सांची के अंबाड़ी मतदान केंद्र पर, जहां सुबह से ही लोग लाइन में लगे हैं और मतदाताओं में काफी वोट डालने के लिए उत्साह देखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको, यहाँ पर वोट डालने आए हैं आप? बिल्कुल बहुत अच्छा फील हो रहा है। इस देश के लिए प्रत्येक मतदाता का कर्तव्य है कि अपने घरों से निकले, जागरूक होकर
के वोट डालें। देश के विकास के लिए और उन्नति के लिए काफी लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, सभी को वोट डालना चाहिए। हमारे साथ और भी मतदाता हैं, इनसे भी हम जानेंगे। यहाँ पर कैसा देखा जा रहा है मतदान के लिए सुबह से लोग आए हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जिम्मेदारी है लोगों को वोट डालने की, होना भी चाहिए जिम्मेदारी। अच्छा है, वोट डालना चाहिए सबका, 100% होना चाहिए जिम्मेदारी। अच्छा लग रहा है, जिम्मेदारी लोग निभा रहे हैं। बिल्कुल, इन्होंने कहा जिम्मेदारी लोग निभा रहे हैं। कुछ और भी मतदाता हैं, इनसे भी हम बात करेंगे जो सुबह से लाइन में लगे हैं। क्या नाम है आपका? कैसा लग रहा है मतदान करने आए, क्या सोच के आए, क्या ये लग रहा चक्कर में? जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ युवा मतदाता भी हैं जो वोट डालने आए हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र लोधी। पहली बार डाल रहे, पहले भी डाल चुके? जी पहली बार डाल रहा। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको, पहली बार आप वोट डालने आए? बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या क्या विकास, क्या किस चीज को लेकर वोट डाल रहे हैं, क्या मुद्दा है मन में, क्या होना चाहिए देश में? देश आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, विकास होना चाहिए देश का। बिल्कुल, ये युवा मतदाता था, इनका कहना था कि विकास के लिए वोट डालने आए और ये पहली बार वोट डालने आए, और यहाँ पर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। नसीम अली, स्वराज एक्सप्रेस, रायसेन। तो आज सुबह से 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। और वहीं मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में 9 लोकसभा सीटों पर आज मतदान सुबह से जारी है। सभी दिग्गजों की साख इस बार दांव पर लगी हुई है। इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है, आपका परिचय उनसे करा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम व्यास जी जुड़े हुए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत मैं विवेक जी आप ही से करना चाहूंगी। पहला रिमार्क आपसे लेना चाहूंगी, स्पष्ट सा सवाल। तीसरे चरण का मतदान है आज मध्य प्रदेश में, 9 लोकसभा सीटों पर सुबह से मतदान जारी है। अपनी जीत को लेकर 9 लोकसभा सीटों पर आप कितने आश्वस्त हैं और कितनी लोकसभा सीटों पर आप 9 में से जीत आज दर्ज कर रहे हैं? देखिए, 9 सीटों पे वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं जिनको पिछले चुनाव में क्षेत्र की जनता ने अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद प्रदान किया था। परंतु विगत चुनाव के बाद आज सीधे 5 सालों तक मैदान से गायब रहने के बाद प्रत्याशी सीधे चुनाव में वापस आए हैं। तो क्षेत्र की जनता उनसे सवाल पूछ रही है विकास के बारे में। आपकी उपलब्धियां क्या है? इन 5 वर्षों में आपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या उपलब्धियां की हैं? क्षेत्र के विकास के लिए अपनी क्या आपने मदद की है? क्षेत्र की जनता की समस्या को कितनी बार देश की संसद में उठाया है? तो निश्चित ही इन सभी चीजों को लेकर आज मूल मुद्दों से चुनाव को भटकाने का भाजपा प्रयास कर रही है। निरंतर नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों पर बात करते हैं, परंतु विपक्ष में रहते हुए जो गारंटियां मोदी जी ने दी थी चुनाव से पहले, उन सभी गारंटियों मोदी जी पूर्णतः विफल साबित हुए। चाहे वो हम बेरोजगारी की बात कर ले, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, उसमें विफल साबित हुए। महंगाई को खत्म करने की बात की थी, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात की थी। 100 दिन मांगे थे, 100 दिन के बाद आज जनता ने उनको 1000 से ज्यादा दिन दिए, परंतु सारी गारंटियां एक एक करके विफल साबित हुई। आज जब उनसे उनकी उपलब्धियां पूछी जाती है तो वो इधर उधर की बातें करने लगते। आज नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में 2 सभाएं ली है, उसमें अपने विकास का मॉडल दिखाने की जगह, अपनी उपलब्धियां बताने की जगह धर्म आधारित बातें कर रहे हैं, समाज में दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, आपसी भाईचारा खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मध्य प्रदेश की धरा पे आकर कि भाई संविधान को खत्म करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। आपके प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि अगर हम 400 पार होते हैं तो हम संविधान में परिवर्तन कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर से श्रेय छीनना चाहती है कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं उनको यह बताने की आवश्यकता है कि आपका बयान बहुत ही हास्पद है। कांग्रेस के गुजारिश पे बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान का स्वरूप की रचना की और देश को सौंपा। कांग्रेस तो संविधान को बचाने की बात कर रही है। तो निश्चित ही जब देश के प्रधानमंत्री भरी सभा में झूठ बोलने से भी परहेज नहीं कर रहे, तो जनता ये सारी चीजें देख रही है। जिस तरीके से निरंतर मोदी जी भ्रमित करके जनता को वोट लेना चाहते हैं, उनका सिर्फ एक ही प्रयोजन है कि कैसे भी सरकार को बना ले। और सरकार में आने से पहले जितने भी उन्होंने वादे किए थे, जैसे कि उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री होंगे तो सीमाएं सुरक्षित होंगी, देश के नापाक पड़ोसी कभी भी देश पे हमला करने की आंख उठाने की भी जरूरत नहीं करेंगे। कल
छिंदवाड़ा में हमारे देश का सैनिक, हमारे प्रदेश का बेटा जब शहीद होकर वापस लौटता है तो उसके परिवारजन आज नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि अग्निवीर योजना के माध्यम से आपने शहीदी का दर्जा भी हमारे बेटों से छीन लिया, आज आपने वो शहीदी का सम्मान भी हमारे परिवार से छीन लिया। तो निश्चित ही आज जब मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर मतदान हो रहा है तो जनता मूल समस्याओं को लेकर अपने वोट का प्रयोग कर रही है। आज जब भोपाल में महिलाएं वोट डालने जाती हैं तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप अपने भाषणों में महिला सुरक्षा की बात करते हैं, परंतु मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री का बेटा जब एक महिला के ऊपर प्राणघातक हमला करता है तो आज तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की जाती है। तो निश्चित ही मूल जो समस्याएं हैं वो पहले भी वैसे ही थी, आज भी वैसी ही है। निरंतर बस मोदी जी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जब विपक्ष में थे तो कहा करते थे कि कांग्रेस सरकार ने घोटाले किए, 2G घोटाला किया है, कोल स्कैम किया है और करोड़ों रुपए इनका स्विस बैंक के खातों में जमा है। आज 10 साल बाद भी मोदी जी ये बताने में असफल साबित होते कि कितना काला धन, जो वो काला धन कहा करते थे कि स्विस बैंक के अकाउंटों में जमा है और अगर भारत वापस आ जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। तो आज देश की जनता उनसे सवाल पूछना चाहती है, बेरोजगारी नहीं खत्म कर पाए, भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर पाए, महंगाई पे अंकुश नहीं लगा पाए, आप रोजगार नहीं दे पाए, तो निश्चित ही आज जनता जब मूल मुद्दों पे बात करती है तो मोदी जी उन सारे मूल मुद्दों से भागने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु देश की जनता भागने नहीं देगी। देश की जनता, प्रदेश की जनता मैं समझता हूं जागरूक है। प्रचंड बहुमत से जिताने के बाद में इनको उन्होंने देख लिया, इनके कार्यकाल में 10 सालों में जिस तरीके से देश का सर्वनाश हुआ, देश का विनाश हुआ है और सिर्फ आपने अपने भाषणों में देश का विकास दिखाते हैं। जमीनी रूप से आज हर वर्ग परेशान है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो। आज युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है, युवा अपने भविष्य को देखते हुए मैं समझता हूं परिवर्तन की तरफ कदम बढ़ाएगा। आज गृहिणियां महंगाई को खत्म करने के लिए कदम बढ़ाएंगी, आज किसान देश और प्रदेश अपनी खुशहाली के लिए कदम बढ़ाएगा और निश्चित ही आज का जो उनका वोट है वो परिवर्तन के लिए। जी बिल्कुल विवेक जी, चलिए ठीक है। प्रेमव्यास जी, आपने सुना होगा विवेक जी ने क्या कहा। गौरव जी, आप दोनों से मेरा सवाल इसी बयान पर जो विवेक जी ने कहा उसी को लेकर मैं आप दोनों से सवाल करूंगी, लेकिन पहले प्रेम जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप सहमत हैं विवेक जी ने जिस तरह से आपकी पार्टी पर आरोप लगाया, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, कि पीएम मोदी मूल मुद्दों से भटकने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं और बेरोजगारी और महंगाई, भ्रष्टाचार, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी बात ही नहीं करती। देखिए जी, पूर्व में जब भी नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हुई है पिछले 5 सालों में, उन सभी कॉन्फ्रेंसेस में निश्चित रूप से जितना भी विकास किया गया है पिछले 10 वर्षों में उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव-गांव तक हमने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करा है। इन्होंने कहा कि आजादी के बाद से, संविधान के बाद से, तो संविधान में लगभग 90 बार कांग्रेस ने संशोधन करे। 109 बार अगर संशोधन हुए तो लगभग 90 बार कांग्रेस ने करे। चुनी हुई सरकारों को गिराने का कार्य लगभग 45 बार कांग्रेस ने करा है और आगे संविधान की दुहाई देते हैं। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी दर, मैं आपको बिल्कुल दावे से कहता हूं, आप 10 साल का बेरोजगारी दर और उसके पूर्व का बेरोजगारी दर निकाल लीजिए। आपने कहा महंगाई दर मनमोहन सिंह साहब के शासन में 2 डिजिट में था और पिछले 10 वर्षों में जो है लगभग वो 5% के आसपास स्टेबल बना हुआ है। आज हम विकसित देशों के जो श्रेणी है उसमें 5वीं पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। 75 एयरपोर्ट्स का निर्माण, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट करने वाले पहले, उसके बाद लगभग 11 करोड़ ईपीएफओ होते थे, आज 27 करोड़ है। मतलब लगभग 16 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया। 22 लाख करोड़ रुपया जो है रिकॉर्डेड है वो स्वरोजगार के लिए दिया गया। तो ये सब हवा में हो रहा है। 37 किलोमीटर रोड हवा में बन रही है, 75 एयरपोर्ट हवा में बने, IMF जो बने, एम्स को जो निर्माण हुआ है वो सब हवा में हुआ है। जितने भी कार्य, विकास कार्य हुए, निश्चित रूप से हम उसको लेकर जनता के मध्य में जा रहे हैं। कांग्रेस की जो पीड़ा है वो है कि राहुल गांधी जी जब एक सभा में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी उसको उठा लेते हैं तो कांग्रेस को पीड़ा हो जाती है। कांग्रेस एक्चुअल में चाहती है कि 3 संविधान बन जाए। एक संविधान जिसका कांग्रेस पालन करे अपने हिसाब से, मनमाफिक हिसाब से, जब उसको लगता है लोकतंत्र में बदलाव करना है कर दे, जब लगता है नहीं करना है नहीं करे। दूसरा, उसको एक संविधान चाहिए जो वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोपना चाहती। तीसरा संविधान है जो वो उसके विशेष जो लोग हैं उनके लिए बनाना चाहती है। और यही पीड़ा कांग्रेस की। आप देखिए ना, राहुल गांधी जी के जो बयान है वो किस तरह से वो नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री है उनके लिए कह रहे हैं कि वो डर गया, वो किस तरह से जो है कांप रहा था। और उसके बाद में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात, और उसके बाद में अंकल सेम की जो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर बात करना, और उसमें यह कहना कि मिडिल क्लास जो है उनको
उसके दायरे में आना चाहिए और मिडिल क्लास को जो है सेल्फिश नहीं होना चाहिए। इन सब बातों के जिक्र होने के पश्चात नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन बातों का उल्लेख किया और उनने उसको लेकर पूर्व में जो किए गए कृत्य उसको बताया ना। एक राज्य में जो लगभग 4% आरक्षण जो दिया गया वो ST SC और OBC को काट के दिया गया। आंध्र प्रदेश में लगभग 4 बार, जिसमें एक बार 3 कोर्ट की जजेस ने उसको डिनाई करा, उसके बाद 5 कोर्ट की जजेस ने डिनाई करा, उसके बाद 7 जजेस की कोर्ट ने डिनाई करा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई करा। तो ये आप तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रहे हैं इसको अब उजागर करने का समय है, और जब उजागर किया जाता है तो कांग्रेस को समस्या हो जाती है। हम मैनिफेस्टो का जिक्र करेंगे, आप कहते हैं हम लोग संविधान खत्म कर देंगे, हम लोग लोकतंत्र खत्म कर देंगे। हम लोगों ने कब कहा, किस विषय में क्या बातें करी? सिर्फ आप झूठ और भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। मैंने पूरे विकास कार्य करा है जिसको IMF कोट कर रहा है। अगर 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से निकले तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य किए, जो आम जन गरीब को विकास किया गया, उसको लेके गए। आप OPS को लेके हर बार पिछले 5 वर्षों से आप OPS की बात करते थे, लेकिन OPS नदारत आपके मैनिफेस्टो में आपने हिमाचल में जाके गारंटी दी थी कि प्रियंका गांधी ने कि 5 लाख जो है सरकारी जॉब देंगे, जिसमें 1 लाख सरकारी होगा, 4 लाख रोजगारों का सर्जन होगा। और 3 दिन बाद सुक्कू सरकार जो है वो पलट गई। उसने कहा हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया। कर्नाटका में आपने महिलाओं को लेकर वादा किया था, वो खत्म। मध्य प्रदेश में जब अल्पकालीन सरकार बनी थी आपने कहा था 7 दिन में कर्ज माफी ना हुई तो हम 7 दिन में जो है मुख्यमंत्री बदल लेंगे। 1.5 वर्षों तक मुख्यमंत्री ना बदला गया, ना उस विषय में कोई चर्चाएं हुई। तो निश्चित रूप से जो हम कार्य कर रहे हैं वो धरातल पर है। और हिंदू मुस्लिम हम दोनों के विषय की बात करते हैं, आप सिर्फ एक कौम की बात करते हैं। हम अगर चाहते हैं विकास में अग्रसर हो तो दोनों कौम हो, और आप चाहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति के तहत, जैसा लुटियन जोन दिल्ली लगभग 123 संपत्ति जो अंग्रेजों द्वारा ट्रांसफर करी गई थी वो 5 अप्रैल को क्यों किसी एक विशेष समूह ट्रांसफर कर दी गई? और प्रश्न तो होगा ना, आजादी के बाद से आज तक क्यों अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष कोई जैन, सिख, बौद्ध नहीं बना? क्यों एक विशेष संप्रदाय को आपने ऐसे अधिकार दिए गए कि आप मानते नहीं दूसरा समाज जो है अल्पसंख्यक है? इन सब चीजों को लेकर जब प्रधानमंत्री जी ने आम जनता को अवगत करा तो निश्चित रूप से जो पीड़ा होना है कांग्रेस को वो वाजिब है। अभी आपने कहा महिलाओं को लेकर, छत्तीसगढ़ की आपकी प्रवक्ता अभी राधिका खेड़ा जी न्यूज पर आकर बता रही है कि उनके साथ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता क्या कृत्य कर रहे हैं, और आप यहाँ महिलाओं की बात करते हैं। मणिपुर को लेके माननीय गृह मंत्री जी लगातार बैठकों का दौर करते रहे, लेकिन संदेश गली की जब घटना हुई तो कांग्रेस के एक नेता ने उस विषय में बयान तक नहीं दिया। आप कहते हैं नैतिकता का दायरा, आपका नैतिकता का दायरा क्या सिर्फ वहीं तक सीमित है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? जहां कांग्रेस की, जहां लेफ्ट की, जहां ममता जी की सरकार है वहां नैतिकता का दायरा आपका समाप्त हो जाता है। हमने कहा है 0 टॉलरेंस की नीति पे कार्य करेंगे। आप एक भी अपराध बताइए जिसमें 0 टॉलरेंस की नीति में कार्य ना किया होगा। वहीं आपकी जो राजस्थान की वो विधायिका थी दिव्या मदेरणा, उसने पटल पर खड़े होकर कहा था उस समय कि जब मैं सुरक्षित नहीं तो आम महिला क्या? हुबली की घटना पे आप मौन रहे थे, आप बेलगामी में महिला को निवृत्त घुमाया जाता, लेकिन आपके जो संगठन को सपोर्ट कर रहे हैं वो दल वहां मौजूद थे, इसलिए आपने उस घटना का जिक्र तक नहीं करा। अभी आपके 2 जो मंत्री पूर्व में करोड़ों रुपए के साथ पकड़ा है और दूसरे जो है उनकी जांच चल रही है, 30 करोड़ से ज्यादा तो पकड़ा चुके हैं। तो भ्रष्टाचार आपने जो किया है जनता वो देख रही है। 2014 के बाद से एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ तो बता दीजिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता लिप्त पाया गया। और 2014 के पहले आप देखिए राजीव गांधी जी के समय से, उसके बाद में 1991 का दौर, उसके बाद में 97 लालू जी, उसके बाद में कणिमू जी, ए राजा, उसके बाद में गांधी परिवार, सभी उसी समय से कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड, जेल और बेल की राजनीति चल रही है। हमने कहा था कि हम भय मुक्त वातावरण देंगे। आज बताइए पूरे देश में मात्र 2 या 3 जिलों में जो है आतंकवादी घटनाएं सीमित होकर रह गई है। उसके पहले 10 वर्ष के पहले 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, दीपावली हो, छूना नहीं, बम हो सकता है, फट सकता है, अपनी सुरक्षा स्वयं करें, ऐसे स्लोगन्स आज अगर दिखाई देते देश में तो बता दीजिए। आप कहते हैं 370 हम पुनः जो है बहाल करेंगे। क्यों बहाल करेंगे 370? आज वहां पर 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और जितने भी मीडिया के मेरे मित्र हैं वो वहां पर जब कवरेज करते तो वहां की जनता खुशहाल है, वहां की जनता आज मेन स्ट्रीम में आ रही है, लेकिन आप पुनः वहां की जनता को जो है बैक स्ट्रीम में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।
आप कभी तमिलियन को हिंदी में लड़ाने का कार्य प्रेम जी, एक बात का जिक्र करना चाहूंगी मैं, जो भी आपने बीच में कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है धर्म विशेष की बात करती है, एक धर्म विशेष की बात करती है, लेकिन बीजेपी दोनों पक्षों से बात करते हैं, हिंदुओं की भी मुसलमानों की भी। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अगर ये बात सच है तो क्यों आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक सभा के दौरान मंच से ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो संपत्ति का सर्वे कराना चाहती है और करवा कर मुस्लिमों में बांटेगी? मैं इसी मुद्दे पर आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौरव जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं इस बात की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जैसा गौरव जी, विवेक जी ने अभी कहा, क्या आप इस बात से वाकई में सहमत है कि भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से भटकती है? हमेशा जब महंगाई, बेरोजगारी की बात की जाती है तो उन मुद्दों का जिक्र नहीं करती, लेकिन धर्म से चीजों को जोड़ने की बात करती है, धर्म पर आ जाती है। अभी हाल ही में हमने देखा मंगलसूत्र पर भी कितनी राजनीति हुई। हर चीज को भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति से जोड़ने की कोशिश करती है। आप इसे कैसे देखते हैं? शायद अगर पूरे चुनाव कैंपेन को हम देखें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दोषी नहीं है, कांग्रेस भी बराबर की दोषी रही है इस मामले में कि मूल मुद्दों पर जो बातें जिस तरीके से, जिस तर्कों के साथ जनता के सामने रखी जाना चाहिए थी, वो नहीं रखी गई। ना भाजपा ने रखी, ना कांग्रेस ने रखी। दूसरी बात, भाजपा जहां अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत नहीं कर पाई, वही कांग्रेस भी भाजपा की जो असफलता है, भाजपा सरकार उन असफलताओं को नहीं उकेर पाई। व्यक्तिगत हमलों पर दोनों दल के प्रमुख नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे और जो नीचे तक ग्राउंड लेवल पर छोटे कार्यकर्ता जो प्रचार अभियान में लगे रहते हैं, वो उन बातों को आगे बढ़ाते रहे। इसलिए कोई यानी किसी भी तरीके से जो चुनाव के मुद्दे होना चाहिए, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे गरीबी हो या विकास की बात हो, ये मुद्दे पूरे गौण होते चले गए। और इसीलिए आप देखिए कि पूरे चुनाव में जो पहले दोनों फेज थे, उन दोनों फेज में मतदान प्रतिशत कम होता चला गया। आज हम अगर बात करें मतदान प्रतिशत की, तो आज भी वही स्थिति है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले इस बार जब अलर्ट पार्टी को लगा तो पार्टी ने मतदान बढ़ाने के लिए प्रयास किए और दोनों दलों ने किए, सिर्फ एक दल की बात नहीं कर रहा हूं। और आज के मतदान को देख करके, जो अगर अभी तक का जो मतदान हुआ है उसे देख करके मैं 3 श्रेणी में मतदान को बांटता हूं। एक तो वो मतदान है जहां पर प्रत्याशी बहुत अच्छे थे, संगठन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था, आम मतदाता तक दोनों पहुंचे, प्रत्याशी भी पहुंचा और संगठन भी पहुंचा, और वहां पर वो मतदान प्रतिशत 60% के ऊपर गया, जिनमें गुना, राजगढ़ और विदिशा और बैतूल सीट है, जहां पर दिग्गज नेता भी लड़ रहे हैं। लेकिन दिग्गज नेता के साथ साथ जो सामने दल के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में भी कार्यकर्ताओं ने भरपूर मेहनत की और चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ा। मुद्दे नहीं रहे, लेकिन व्यक्ति भी एक मुद्दा होता है, और दोनों दलों के जो व्यक्ति हावी रहे वहां पर अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए गए थे, वो मतदान बहुत अच्छा हुआ। दूसरा है वो मतदान के जिले हैं, लोकसभा सीटें हैं जहां संवेदनशील मतदान केंद्र है, जातिगत आधार पर वोट होता है। जैसे आप भिंड की बात कर लें, मुरैना की बात कर लें, ग्वालियर की बात कर लें, यहां पर मतदान 60% के नीचे रहा, 50% भी नहीं पहुंच पाया, 50% भी नहीं पहुंच पाया है। और इनके अलावा वो क्षेत्र हैं जहां पर दोनों पार्टियों ने प्रत्याशी उतारे, ना जनता के बीच में उन मुद्दों की बात की, जिसके कारण मतदान प्रतिशत 50% से भी नीचे जा रहा है जी। लेकिन हाँ, एक बेहतर संकेत यह है कि शाम होते होते पिछले 2 चरणों की अपेक्षा इस चरण में एक अच्छा मतदान प्रतिशत आपको और हमको देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल गौरव जी। विवेक जी, अब आपके पास आना चाहूंगी मैं, 2 बातें आपसे पूछना चाहूंगी। सबसे पहले प्रेम व्यास जी ने जो आरोप आपकी पार्टी पर लगाए थे उस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी, लेकिन उससे पहले जो गौरव जी ने बात कही कि जिस तरह से मतदान प्रतिशत दोनों लोकसभा चुनाव के चरण में घटा है, और आज भी अभी तक का जो रिकॉर्ड सामने आया है, मतदान प्रतिशत कुछ खास आज भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी जो है लगातार ये कह रही है कि मतदान प्रतिशत घट रहा है, तो ये चीजें हमारे माहौल में, यानी कि कांग्रेस पार्टी के माहौल में है, पक्ष में है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतदान प्रतिशत घट रहा है तो इससे आपको ही फायदा हो रहा है और बीजेपी को नुकसान? और साथ में जो प्रतिक्रिया प्रेम व्यास जी के बयान पर देना चाह रहे थे वो भी।
देखिए निश्चित ही हम ये नहीं कहते कि मतदान प्रतिशत घट रहा है तो उससे कांग्रेस को फायदा हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र से जनता का विश्वास क्यों उठता जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है। आपने देखा देश भर में सत्ता की लालची भाजपा किस तरीके से लोकतंत्र को दूषित करने का कार्य कर रही है। चंडीगढ़ के महापौर चुनाव में ऑन कैमरा इनके द्वारा जिस तरीके से पूरे लोकतंत्र की व्यवस्था को दूषित किया गया, ये देश की जनता ने देखा है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बहला के, फुसला के, प्रलोभन देके, दबाव बना के जिस तरीके से भाजपा में शामिल करने की पूरी मुहिम आज देश भर में चला रहे हैं, उससे जनता हताश है। कि आप देखिए किस तरीके से एक तरफ ये कहते हैं कि हम देश का सबसे बड़ा संगठन है, मिस कॉल के माध्यम से करोड़ों हमारे कार्यकर्ता हैं, उसके बाद भी इनके मंत्री और इनके विधायकों को क्या आवश्यकता पड़ती कि कांग्रेस प्रत्याशी के घर जाते हैं, राजनीतिक अपहरण करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं, 17 साल बाद 307 लगाते हैं, उनके कॉलेजों की नफ्ती कराते हैं, दबाव डाल के उनको लेकर आते हैं, कलेक्ट्रेट पर उनका नामांकन वापस कराते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका ये दोहरा चरित्र है। आज मध्य प्रदेश में जब हम प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक बूथ पे हमारे कार्यकर्ता जाते हैं तो वहां पे मूलभूत समस्याओं का जो अभाव है, आज जो मूलभूत जरूरत है, आज मुरैना में मतदान हो रहा है, आज वहां पे पानी की समस्या यथावत है, वहां पे खनिज का इतना ज्यादा अवैध उत्खनन होता है, वो समस्या वहां पे यथावत है। आज बैतूल और हरदा के लोकसभा में जब आप जाते हैं तो वहां पे भाजपा प्रत्याशी से आम जनता पूछती है कि शासन प्रशासन और आपकी नाक के नीचे एक अवैध फटाखा फैक्ट्री चलती रही जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हो गए, इसका संरक्षण किसने किया? इसका जवाब बैतूल हरदा की जनता ने वहां पे इनके कद्दावर मंत्री को हरा के विधानसभा चुनाव में दिया था और लोकसभा चुनाव में जीत की वहां पे बात कर रहे हैं। निश्चित ही आज मध्य प्रदेश की जनता जानती है जो मूलभूत उनकी समस्या है, उसके लिए उन्होंने, भाजपा ने जब गुमराह किया, भ्रम फैलाया कि इन समस्याओं को ठीक करने की, सुचारू करने की जिम्मेदारी आप हमें दीजिए, तो जनता ने प्रचंड बहुमत से इनके प्रत्याशी को जिताया। परंतु मूलभूत समस्या आज भी यथावत है जो पिछले चुनाव में थी। पिछले चुनाव में भी इनने वादे किए, उससे पिछले चुनाव में भी इनने सिर्फ वादे किए। वादों को पूरा करने के लिए आपको कितना समय चाहिए? आज आप बोल रहे हैं 2047 में हम देश का विकास करेंगे, आपको कार्य करने के लिए 2047 तक का समय चाहिए, परंतु भारतीय सैनिक के लिए आप 4 साल देने वाले। तो निश्चित ही आज कहीं ना कहीं इनकी कथनी और करनी में अंतर है। भ्रष्टाचार की बातें मंचों से करते हैं, पर भ्रष्टाचारियों का स्वागत माला पहनाकर सबसे ज्यादा अगर कहीं किया जा रहा है तो भाजपा में किया जा रहा है। मैं भाजपा के अपने मित्र से पूछना चाहता हूं, अजीत पवार के ऊपर महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए के घोटाले का प्रकरण ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया जब वो विपक्षी दल में थे। जैसे ही भाजपा में शामिल होते हैं ईओडब्ल्यू केस को क्यों बंद कर देता है? आप ये जनता को जवाब दीजिए। आज आप ये बताइए कि हर वर्ग आपकी सरकार से परेशान है, उसको राहत पहुंचाने के लिए आपने क्या कदम उठाए? आज जब किसान अपनी वाजिब समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरता है, आप उनके ऊपर कृषि काली कानून थोप देते हैं। आप मध्य प्रदेश में कृषि कर्मठ अवार्ड ले रहे हैं, कहीं ना कहीं किसानों के परिश्रम का श्रेय आप ले रहे हैं, परंतु जब किसानों को समस्या होती है उनके समाधान के लिए आप बैकफुट पे क्यों आ जाते हैं? उनका समाधान क्यों नहीं निकालते हैं? हमने जब अपने 15 महीने की अल्प समय की सरकार में किसानों का कर्जा माफ किया तो आप कह रहे हैं कोई कर्जा माफ नहीं किया। मैं चुनौती के साथ में कहता हूं, वर्तमान सरकार के जो कृषि मंत्री थे कमल पटेल जी, उनके परिवार का भी कर्जा माफ किया था, उसका भी प्रमाण हमारे पास में। कर्जा माफ करा लेते हैं, कर्जा माफ कराने का शौक है तो बताने में क्या गुरेज है, परहेज? अगर कांग्रेस सरकार ने सिर्फ 15 महीने में कोई अच्छे कार्य किए थे तो उसकी भी आपको जनता के सामने रखना चाहिए। और निश्चित ही मैं कहता हूं, आप विपक्ष में रहते हैं तो आपको महंगाई भी दिखती है, बेरोजगारी भी दिखती है, भ्रष्टाचार भी दिखता है। आप सत्ता में आ जाते हैं तो मूल समस्याओं पर आप बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। आज भोपाल के विकास के लिए पिछले लोकसभा चुनाव में भी भोपाल की जनता ने प्रचंड बहुमत से आपके प्रत्याशी को जिताया। आपके प्रत्याशी ने पलट के जनता की तरफ नहीं देखा। कोरोना महामारी हो गई, विभिन्न समस्याएं हो गई, भोपाल की जनता अपनी सांसद महोदया को ढूंढती रही, वो कहीं भी नजर नहीं आई। निश्चित ही ऐसे ही 28 लोकसभाओं में भाजपा के प्रत्याशियों ने किया। जीतने के बाद जनता से जो दूरी बनाने का कार्य किया है, आज जनता उसी के चलते मैं समझता हूं नाराज है और सबक सिखाने के लिए तैयार है। निश्चित ही आज जो मूलभूत समस्याएं, जनता का जो वाजिब अधिकार है, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो देने में भाजपा विफल साबित हुई है। विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, इनके नेता सिर्फ भाषण देते हैं, वादे करते हैं, जब जीत जाते हैं तो पलट के जनता के सामने नहीं आते। और निश्चित ही मैं समझ रहा हूं जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत कम हुआ, जब देश के प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता आह्वान कर रहे हैं कि प्रत्येक बूथ पे हमें 370 वोटों की वृद्धि करनी है, हर विधानसभा में हमें 10% वोटों की वृद्धि करनी है, तो जनता अगर इनके आह्वान को नकार रही है तो निश्चित ही आज जनता चाहती है मूल मुद्दों पे बात होनी चाहिए, मूल समस्याओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आप सरकार बनाने का शौक रखते हैं, सरकार बनाने की क्षमताएं आप रखते हैं, तो आपको इन समस्याओं का समाधान करने के लिए भी बेहतर रास्ते निकालने पड़ेंगे। जनता की जो समस्याएं उसके लिए आपको 10 साल का समय दिया था जनता ने, जो कि मैं समझता हूं काफी है। और उन 10 सालों में आपने भ्रष्टाचार को खत्म करने में, बेरोजगारी को खत्म करने में कोई भी मैं समझता हूं ठोस कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से आज हर वर्ग परेशान है।
जी बिल्कुल, चलिए ठीक है विवेक जी। प्रेमव्यास जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चुनाव में प्रत्याशी के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों की भागीदारी भी काफी अहम होती है। दुर्ग से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल के साथ उनकी पत्नी रजनी बघेल और उनके बेटे सौरभ बघेल भी मतदान करने पहुंचे। भिलाई के सेक्टर 5 स्थित मतदान केंद्र में सभी ने लाइन में लगकर मतदान किया। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान जोरों पर है। सुबह से ही तमाम जो क्षेत्र के मतदाता हैं उनमें उत्साह है। अभी हम मौजूद हैं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भिलाई के सेक्टर 5 स्थित बीएसपी स्कूल में। आप देख सकते हैं यहाँ मतदाताओं की खासी लंबी लाइन है और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं दुर्ग लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी विजय बघेल जी भी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और खासी उत्साह मतदाताओं में है। देख सकते हैं इधर भी काफी लंबी लाइनें हैं। इसके साथ ही साथ उनके परिवार के सदस्य लोग भी आए हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी उनके साथ स्कूटी में यहाँ तक पहुंची है मतदान करने, वो भी लाइन में लगी हुई है। ये देख सकते हैं इनके धर्मपत्नी से हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। ये आप साथ में आए, कैसा लग रहा है, किस तरह का उत्साह है? लोगों में बहुत उत्साह है और सब बढ़ चढ़ के सुबह से ही मतदान कर रहे हैं। आप भी महिला हैं और लगातार जैसे महिलाओं को केंद्रित किए हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। पिछले चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने महातारी वंदन योजना, इस बार कांग्रेस की ओर से लाए गए महालक्ष्मी योजना, क्या कुछ इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है? नहीं, असर तो देखने को नहीं मिला। मैं बहुत सारे गांव में घूमी, लेकिन हमारी बहनें बोल रही हैं कि वो तो पहले ही 500 बोले थे, उसको नहीं दे पाए तो अब 1 लाख को क्या देंगे करके उन लोग खुद ही बोल रहे हैं। पिछले बार रिकॉर्ड वोटों से जीते थे छत्तीसगढ़ से विजय बघेल जी, इस बार क्या उम्मीद है आपको? इस बार भी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। काफी आश्वस्त हैं? आश्वस्त हैं। लगातार कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ प्रचार प्रसार कर रही है? बिल्कुल, कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार प्रसार कर रही हूँ। एक पत्नी होने का फर्ज निभा रही हूँ। बिल्कुल, एक पत्नी होने का फर्ज निभा रही हैं। कौन है बेटा? जी, इनके साथ ही साथ उनके बेटे भी है, विजय बघेल जी के लड़के भी हैं, लाइन में लगे हुए। पूरे परिवार आए हैं मतदान करने के लिए और पूरा निर्वाचन आयोग का जो नियम है उसका पालन कर रहे हैं। बाकायदा लाइन में लगकर ही वोटिंग कर रहे हैं। एक तरफ जहां प्रत्याशी खुद लाइन में लगे हुए हैं, उनके ये बेटे हैं, उनकी पत्नी से भी बात की हमने, उनका बेटे से भी चर्चा करेंगे, सौरभ जी। तो ये जो उत्साह है लोगों में, आपको क्या लगता है कितना आपके पक्ष में आएंगे? जी, जिस तरीके का उत्साह यहाँ पे दिख रहा है, अब वो तो 4 जून को ही पता चलेगा कि कितना पक्ष में आता है और कितना। क्या मुद्दा रहा कि इसके आधार पर आप लोगों के बीच पहुंचे हैं? जी, मैं तो सोशल मीडिया देखता हूँ पापा का, तो मेरा वो है कि जो भी मुद्दे हैं उनको लोगों तक पहुँचाऊँ मैं। तो मैं ऐसे प्रचार में तो नहीं जाता, दीदी जीजा जी मम्मी सब जाते हैं, बुआ, तो वो जहाँ पे जाते हैं उनको मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ। मैं सोशल मीडिया हैंडल करता हूँ। अभी युवाओं का भी एक बड़ा वर्ग है जो काफी प्रभावित होते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कितने युवाओं को आप जोड़ पाए, कितने युवाओं तक आप पहुंच पाए? काफ़ी युवाओं तक पहुंच पाए हैं। जैसे कि मोदी जी की जो अलग अलग स्कीम्स हैं उसके माध्यम से हम काफ़ी युवा तक पहुंच पाए हैं। उसका प्रचार अच्छे से करना, उसका बेनिफिट बताना लोगों को कि क्या आपके लिए अच्छा है क्या नहीं है, तो उससे काफ़ी युवा भी प्रभावित हुए हैं। बिल्कुल, तो देख सकते हैं इनका कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये पहुंचे हैं। उनकी गृहिणी है, जो उनकी पत्नी है, उनके साथ लगातार प्रचार प्रसार में रही है, महिलाओं के बीच पहुंचती रही है, स्वयं लोगों के बीच पहुंचते रहे हैं और उनके बेटे हैं वो युवाओं को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किए हैं। लगातार जो मेहनत इन लोग किए हैं। अभी तमाम जो मतदाता है वो आज अपनी जो वोटिंग अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा कि इनकी मेहनत कितनी रंग लाई। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए दुर्ग से दिलीप साहू। छत्तीसगढ़ में आखिरी चरण का मतदान जारी है। मतदाताओं के साथ प्रत्याशी भी अपने परिवार के संग मतदान करने पहुंच रहे हैं। दुर्ग लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने दुर्ग के रंगूटा कॉलेज मतदान केंद्र पहुंचकर वोटिंग किया। वोटिंग के बाद स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता दिलीप साहू ने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान जारी है और लगातार तमाम जो क्षेत्र है उसकी जनता का हम राय ले रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग में पहुंचे हैं। दुर्ग में कांग्रेस के प्रत्याशी है राजेंद्र साहू जी, ये अपना मतदान कर दिए हैं। ये जनता देख सकती है कि इन्होंने अपना मत का प्रयोग कर लिया है। हम इनसे सीधा चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या किन किन मुद्दों के आधार पर आप जनता के बीच गए। सबसे पहले तो हम लोगों का जो नारी न्याय योजना है जिसमें 1 लाख रुपए सालाना देना है,
दूसरा, हमारे मनरेगा रोजगार गारंटी योजना के तहत जो काम करने वाले मजदूर साथी हैं, बहनें हैं, उनको 400 रुपये भुगतान किए जाएगा, ये हमारे मैनिफेस्टो में है। और 30 लाख जो नौकरी के पद हैं उसमें भर्ती करके युवाओं को अवसर देना, ये हमारा मैनिफेस्टो है। दुर्ग लोकसभा की बात करेंगे तो भिलाई इस्पात संयंत्र बहुत बड़ा मुद्दा है, वहाँ काम करने वाले और भिलाई स्टील प्लांट को सुदृढ़ीकरण, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस मामले में हमारे वर्तमान सांसद विफल रहे हैं। मौजूदा सांसद विजय बघेल का दावा है कि वो पिछले बार से भी ज्यादा रिकॉर्ड मतों से इस बार जीतेंगे, आपका क्या कहना है? जनता सब जान रही है, जनता सब समझ रही है, जनता ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दे दिया है। आप प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में से क्या लगता है कितनी सीटों पर कांग्रेस? अधिकांश सीटों पर हम जीत रहे हैं। बिल्कुल, तो ये थे विजय बघेल जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो न्याय गारंटी है कांग्रेस की, उसके आधार पर लोगों के बीच पहुंचे हैं और उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ की अधिकांश सीटों पर जीत हासिल कर रही है कांग्रेस। लेकिन ये उनकी दावों में कितना दम है, ये 4 जून को ही स्पष्ट हो पाए। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए दुर्ग से दिलीप साहू। चलिए अब चर्चा में वापस लौटेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता प्रेम व्यास जी और वरिष्ठ पत्रकार गौरव जी। चर्चा की शुरुआत प्रेम व्यास जी मैं आपसे करना चाहूंगी। विवेक जी ने जो आरोप आपकी पार्टी पर लगाए थे, आप उस पर प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे, मैं चाहूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मतदान प्रतिशत जिस तरह से घट रहा है, आज भी तीसरे चरण का चुनाव है और मतदान प्रतिशत कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता है उनमें हताशा है, उनमें उदासीनता है इस बात को लेकर कि जिस तरह से कांग्रेस नेताओं को आपने बीजेपी में शामिल करवाया, इतने कांग्रेस नेता शामिल हो गए हैं कि कांग्रेस का प्रकोष्ठ बीजेपी की पार्टी में बन सकता है। जहां कांग्रेस पहले रास नहीं आती थी, अब इतने कांग्रेस नेता बीजेपी में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित पार्टी है और निश्चित रूप से जो हमारे विचारों के साथ मेल खाएंगे, जो राष्ट्रवाद की राजनीति में अग्रसर होंगे, उनका स्वागत है और उनकी उपयुक्त भूमिका भी तय कर दी जाएगी कि उनकी उपयुक्त भूमिका कहाँ है। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में पिछली बार से जो नेता आए, निश्चित रूप से उनका संवाद हो रहा है। आप देखिए, पूर्व के नेता और अभी के नेता वे निश्चित रूप से मंच साझा कर रहे हैं, योजनाओं को जो है धरातल पर लाने का कार्य कर रहे हैं, गांव गांव तक जाने का कार्य कर रहे हैं। उसमें वो लोग भी है जो राष्ट्रवाद के राह पर अग्रसर हुए। दूसरा, इन्होंने कहा था मुझसे वोट परसेंटेज, तो निश्चित रूप से जो विपक्ष का नकारा रवैया है वो वोट परसेंट गिराने के लिए है। आप बताइए, अभी की जो रैलियां हुई है, अभी के जो उद्बोधन हुए, उसमें कहां विकास से संबंधित बात हुई या कहां वोट बढ़ाने की बात हुई? जीतू पटवारी जी तो ये तक बोले प्रदेश अध्यक्ष कि आप नोटा दबा दो। अब अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से नोटा दबाने की अपील की जाएगी तो क्या वे जाएंगे वोट डालने के लिए या सिर्फ नोटा दबाने के लिए वहां तक जाएंगे? तो ये विपक्ष का जो नकारा रवैया, हमारे कार्यकर्ता आज भी धरातल पर कार्य कर रहे हैं और जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से जो मैंने बात कही वो साक्षर होती दिखेगी। दूसरा, मेरे मित्र ने कहा बहुत सारी बेरोजगारी, और इसको लेके मैंने आपको IMF का जो है वो कोट करा है कि जिस तरह से RBI ने 4 से 6% महंगाई दर रखी थी। मैंने कहा 10 वर्षों में एक भी वर्ष ऐसा बता दीजिए संयुक्त रूप से जब महंगाई दर 6% के ऊपर गई हो। NSSO का रिसेंट डाटा है जो उसमें है कि 3.1% जो है बेरोजगारी दर, और ये कहते हैं 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। 1980 से 1990s के बीच में लगभग 22% महंगाई दर हुआ करती थी। 1990 में यह स्थिति बन चुकी थी कि सोना गिरवी रख दिया था, 2 से 3 बार रुपयों का अवमूल्यन करना पड़ा। उसके बाद में धीरे धीरे ट्रैक पर आई। उसके बाद अटल जी की सरकार आई, अटल जी की सरकार ने कुछ ऐसे कठोर निर्णय लिए और उसके बाद कांग्रेस का सरकार। आप बताइए, 13 से 11वीं पोजीशन तक कांग्रेस लेके आई, 11वीं से हम 5वीं पोजीशन तक लेके गए। तो क्या विकास नहीं हुआ? मैं मेरे मित्र से प्रश्न करना चाहूंगा। दूसरी बात है कंजप्शन रेट, लगभग 41% कंजप्शन रेट जो बढ़ा है। अभी का जो रिसेंट म्यूचुअल फंड का जो डाटा है जिसको लेकर राहुल गांधी जी बार बार कटाक्ष करते थे, उसमें 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट 28% ज्यादा हुआ है। मतलब लोगों ने जब कमाई की होगी तब तो वो इन्वेस्ट करने की परिस्थिति में आए हैं। हमने कहा था कि हम जो है कमाई बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से आज प्रति व्यक्ति आय जो है वो 2 लाख को क्रॉस कर रही है। मैंने EPFO डाटा को कोट कर रहा था जिसको IMF अप्रूव कर रहा है कि 11 करोड़ पूर्व में हुआ करते थे, 27 करोड़, मतलब 16 करोड़ लोगों को रोजगार ज्यादा मिला है। मैंने स्वरोजगार का डाटा कोट करा है, निश्चित रूप से उसको चेक कर लीजिए। हमने कहा था हम डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जो बीच में पैसा खाया जाता था
कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूं 90 पैसे उड़ जाता है, मात्र 10 पैसे पहुंचता है। आज 50 करोड़ खाते खुल दिए गए हैं और उन खातों में डीबीटी के माध्यम से लेन देन चल रहा है। ये कहते थे कि ये संभव है क्या कि ठेले वाला व्यक्ति जो है वो डिजिटल पेमेंट का यूज कर रहा है। आज देखिए धरातल पर क्या नहीं हो रहा है क्या? हमने जो कार्य कहे थे वो धरातल पर मौजूद है। हमने कहा था कि हम लोन देंगे, हमने 8 करोड़ मुद्रा लोन दिया है, उससे लोगों का जीवन स्तर सुधरा है। हमने कहा था कि हम जो ग्रोथ रेट को बढ़ाएंगे, उसको आईएमएफ कोट कर रहा है कि 6.8% है। वहीं जर्मनी की, जापान की, ब्रिटेन की तीनों की कम है और जापान की जो है चाइना की 5% है, लेकिन भारत की 6% क्रॉस कर रही है। तो जिस तरह से हमने विकास करा है ये उसको इंगित करता है। भ्रष्टाचार को लेकर बात करी थी, मैंने कहा आप बता दीजिए 2014 के बाद से एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जो भ्रष्टाचार के आरोप में गिरा हो नहीं बता पाए। इन्होंने बताया है, इन्होंने जो कहा है जिनका अजित पवार जी का महाअघाड़ी सरकार के समय जो महाअघाड़ी एमबीए की सरकार थी उस दौरान उन पर से वो मुकदमा वापस ले लिया गया, लेकिन शेष मुकदमे आज भी चल रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जी पर जो 2014 में मुकदमा दर्ज था उस पर उन्होंने अपना पक्ष रख दिया, जो जमीन से रिलेटेड मुद्दा था उस पर उन्होंने अपना पक्ष रखा। उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से बताया कि मैंने पूरा संवाद जो है सोनिया गांधी जी को बताया, राहुल गांधी जी मुझसे मिलने का समय नहीं दे रहे थे और जब मैं मिलने पहुंचा कि मुझ पर जो आरोप है वो निराधार है जिसका मैं जवाब दे चुका हूं, तो कुत्ते की प्लेट में जो है बिस्किट दिए गए थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को छोड़ी। महाराष्ट्र का एक नेता जो है वो जब मिलने का प्रयास करता राहुल गांधी जी से, उससे कहा जाता है कि भजन कम करके आओ जब राहुल गांधी जी मिलेंगे। अब इस तरह के संवाद अगर ये तो तमाम तरह की बातें हो गई, लेकिन एक आरोप, एक मुद्दा ये भी है जो कांग्रेस लगातार उठा रही है, वो है महंगाई का। आपने बेरोजगारी के लिए अपना पूरा स्पष्ट कर दिया, पूरा अपने बयान दे दिया, लेकिन महंगाई पर क्या कहेंगे? क्या आप इस बात को नकार रहे हैं कि देश भर में महंगाई है या नहीं? महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, क्या आपको ये लगता है कि नहीं जूझ रहे हैं? देखिए मैं पुनः कह रहा हूं, अगर मेरे आंकड़े गलत है, अभी रिसेंट महंगाई को लेकर आंकड़ा है 4.9%। मेरे शब्द आप रिकॉर्ड कर लीजिए, 4.9% संयुक्त रूप से, और मैं पूरे 10 सालों का मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं 5 पॉइंट के आसपास रही है महंगाई। वहीं मनमोहन सिंह साहब के शासन में 10 सालों में 2 डिजिट तक पहुंची थी। ये दोनों आंकड़े आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर गलत है तो अगली डिबेट पे आप मुझे कोट कर दीजिएगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो हमारे जो नेता है वो जा नहीं पा रहे। विदिशा में लगभग 80% क्षेत्र जो है वो कृषि से संबंधित है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पश्चात वहां कितनी कंपनीज आ रही है आप ये पता कर लीजिए। पूर्व में कांग्रेस कर चुकी है, जब हनुमान जी का जो किरदार निभाने वाले व्यक्ति को खड़ा करा था तब भी हमने कहा था कि एक तरफ जो है वो कलाकार है और एक तरफ जो है वो अदाकार है, तो अदाकार ने वहां पर कार्य करा है। सागर की बात करेंगे, संत रविदास जी का मंदिर, उसके बाद में खरई विधानसभा में जो है तीनों नगर परिषद पे भारतीय जनता पार्टी 8 विधायक, और उसके बाद में बस स्टैंड को लेके या जो जल नल योजनाएं पहुंचाई है, सड़क, SR2, एलिवेटेड कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट नगर, डेयरी विस्थापकों के लिए योजना, प्रोजेक्ट्स, तालाब, वाटर सप्लाई का काम जो लगभग 70%, सीवरेज का जो काम है वो लगभग 90% पूर्ण, गुना में मेडिकल कॉलेज, लगभग 129 विकास कार्य 1818 करोड़ रुपए से किए गए। भिंड में डॉक्टर गोविंद सिंह सिर्फ विकास कार्यों के कारण हारे, एक छत्र राज होने के बाद में 15,180 करोड़ रुपए स्वीकृत होकर पिछले 5 वर्षों से वहां कार्य सतत चल रहा है। ग्वालियर को लेकर बात की गई, 116 करोड़ रुपए पूर्व में मुख्यमंत्री जी ने वहां पर विकास कार्य प्रारंभ कर दिए थे। एयरपोर्ट्स की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स की बात हो, जल पहुंचाने की बात हो, निश्चित रूप से हमने सभी संसदीय क्षेत्र में कार्य करा। इसीलिए हमने कहा है कि मोदी जी की गारंटी और मोदी जी का जो नेतृत्व है उसको लेकर जनता के मध्य में हमारे सभी सांसद जो है पूर्व में गए थे और अभी भी जनता उसका प्रतिसाद दे रही है। ठीक है प्रेम जी। गौरव जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। मैंने एक सवाल प्रेम जी से किया था कि मतदान प्रतिशत जिस तरह से घट रहा है ये चिंता की बात है निश्चित तौर पर। मेरा सवाल ये था कि क्या उन्हें ऐसा नहीं लगता, उनकी पार्टी को क्या ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी का मूल कार्यकर्ता ही हताश है, इसीलिए वो मेहनत नहीं कर रहा और मतदान प्रतिशत घट रहा है? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस नेताओं की, कार्यकर्ताओं की एंट्री बीजेपी में हो रही है उससे बीजेपी का मूल कार्यकर्ता अपने आप को दरकिनार महसूस कर रहा है, क्योंकि पूरा फोकस तो बीजेपी का कांग्रेस नेताओं की एंट्री पर लगा हुआ है, टोली तक का गठन कर दिया है। आप क्या कहेंगे इस मामले में? जो प्रेम जी कह रहे हैं, जिस तरीके के आंकड़े गिना रहे थे प्रेम जी, वो सिर्फ प्रेम जी की कमजोरी नहीं है, प्रेम जी की बीमारी नहीं है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके आला नेताओं, इवन नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी तक की ये बीमारी है
एक आंकड़े के तौर पर मैं उदाहरण बता रहा हूं कि अभी प्रेम जी ने एक आंकड़ा गिनाया था, प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए प्रति वर्ष। 140 करोड़ में से कितनों की है? और अगर हम बात करें गौतम अडानी के एक दिन की आय, तो उनकी आय 1002 करोड़ है। अंबानी की आय 163 करोड़ रुपए प्रतिदिन है। कम से कम 50,000 गुना अधिक कमाई हो रही है, जो भारत की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का एक आंकड़ा बन जाती है। आम आदमी किन परिस्थितियों में जी रहा है, किस तरीके से तेल खरीद पा रहा है, किस तरीके से गेहूं खरीद पा रहा है, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहा है, इस मूल मुद्दे पर ना सरकार ध्यान दे पा रही है और ना विपक्ष ध्यान दे पा रहा है। जी। ये जो विषमता है, इस विषमता को पाटने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अंबानी या अडानी पैसे नहीं कमाए, लेकिन आम आदमी की तुलना जब आप उसकी गरीबी की उपहास उड़ाते हुए ये करते हैं कि प्रति व्यक्ति आए तो 2 लाख रुपए हो गए, आप देखिए तो कितनी बड़ी विसंगति है, कितनी बड़ी विषमता है। और इसीलिए इस दौर में, इस लोकसभा चुनाव में जो मतदान प्रतिशत घटा है, उसका एक सबसे बड़ा कारण भी मूल मुद्दों का चुनाव से दूर रहना रहा है। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया प्रेम जी और गौरव जी आपका जुड़ने के लिए और चर्चा में भाग लेने के लिए।